हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ फरास्ता एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आज है जिसका लेक्चर नंबर फर्स्ट। इससे पहले हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8। उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में हमें काम आने वाली हैं, तो हम उनको सबसे पहले उन्हीं चीज़ों को समझते हैं। जैसे हमने उसमें विभिन्नता के बारे में पढ़ा था, विभिन्नता क्यों आती है वो भी हमने बहुत अच्छे से समझा था, वो स्टार्टिंग में ही दे रखा था। ठीक है, जैसे डीएनए की जब प्रतिकृति बनती है, यानी डीएनए की बेटा जब कोई नई कॉपी बनती है तो उसमें क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप क्या ले लो, एक पेपर ले लो, है ना। आपके पास कोई, जैसे आपने कुछ लिखा और उसको फोटोकॉपी करानी है। जब आप फोटोकॉपी कराने जाते हो तो क्या होता है, डिफरेंस आता नहीं आता है, लेकिन लिखा तो वही होता है ना उसमें, लेकिन फिर भी क्या होता है, ओरिजिनल कॉपी की तरह वो फोटोकॉपी नहीं होती है। ऐसे ही जब डीएनए की जब बात होती है, यानी डीएनए से, एक डीएनए से जब दूसरा डीएनए बनता है, यानी डीएनए की प्रतिकृति बनती है, यानी दूसरी कॉपी बनती है, तो क्या होता है, उसमें भी डिफरेंस आ जाता है। अब हम किसको देखें, अपने पेरेंट्स को देखें और हम देखें। देखो, पेरेंट्स के भी दो कान, एक नाक, दो आँख, ठीक है। बाकी जो हम अगर शरीर देखेंगे सेम ही है, और काफ़ी हमारे पेरेंट्स से हमारा शरीर मिलता है, लेकिन फिर भी क्या है, अलग है। वो किस कारण, डीएनए की विभिन्नता के कारण। यानी डीएनए की जो एक डीएनए से जो दूसरा डीएनए बना, उसमें क्या है, डिफरेंस है। तो हम समझेंगे पहला जो टॉपिक है बेटा हमारा, वो है विभिन्नता। तो विभिन्नता है कि, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो जनक व संतति में जो असमानताएं दिखाई देती हैं हमें, वही क्या है, विभिन्नता है। ठीक है, अब अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है विभिन्नता। देखो, विभिन्नता क्या है, जो जनक, किसमें अगर मैं बात करूं, जनक, जनक हम यहां पे बोलेंगे पेरेंट्स को, ठीक है, और संतति, संतति यानी संतान, इन दोनों में जो डिफरेंसेस होते हैं, यानी विभिन्नता, जो अंतर है, जैसे आप अपने मम्मी पापा को देखो और खुद को आईने में देखो, आपको समझ आ जाएगा कि हमारे में कितने डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो जनक और संतति में जो असमानताएं होती हैं बेटा, उसी को हम क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। अब हम समझेंगे विभिन्नता के प्रकार। विभिन्नता के प्रकार आपको दिख रहा है कि दो प्रकार की यहाँ पे विभिन्नताएं हमारी हैं। एक आपकी है शारीरिक कोशिका विभिन्नता, और एक है जनन कोशिका विभिन्नता। तो शारीरिक कोशिका विभिन्नता क्या होती है बेटा? अब देखो, अभी तुम, ठीक है, 10th में पढ़ रहे हो, अभी तुम्हारा मन हो सकता है किसी गेम में लगता हो, कोई अच्छी सी चीज़ ऐसी हो जिसको तुम बहुत अच्छे से कर पाते हो। अब आगे जाके आपकी संतानें होंगी तो ज़रूरी थोड़ा ना है वो चीज़ उनमें हो। ठीक, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो, जो भी चीज़ आप अभी अचीव कर रहे हो, ठीक है, जो भी सीख रहे हो सकता है तुम में से, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में, अगर हम बात करें आपकी क्लास में, कोई साइंस में इंटेलिजेंट होगा, कोई मैथ में रहता है, कोई एसएसटी किसी का अच्छा होता है, किसी का ड्राइंग अच्छा होता है, या कोई कबड्डी बहुत अच्छा खेल लेता है, कोई क्रिकेट बहुत अच्छा खेल लेता है, तो या फिर कुछ बनाने का भी शौक हो सकता है ना हमें, या बॉडी बिल्डर वाला। ठीक, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अर्जित करते हैं, ठीक है, इस दुनिया में आके, ठीक, जो हमें सौगात में नहीं मिलती, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि वो हमें पेरेंट्स से नहीं मिलती हैं। वो सारी चीज़ें क्या हैं, शारीरिक कोशिका विभिन्नता में ही रहती हैं। ठीक, तो ये आपको समझ आ गया। अच्छा, ये जो है मैंने अभी आपको बताया कि ये शारीरिक कोशिका वाली विभिन्नता हमें सौगात में नहीं मिलती, यानी हमें पेरेंट्स से नहीं मिलती हैं, तो ये आनुवांशिक नहीं होती, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी इनका ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे मान लो मैंने एक टैटू बनवाया, ठीक है, और टैटू बनवाया और टैटू पर मैंने खतरनाक किसी का नाम लिखवा लिया। ठीक, तुमने देखा ही होगा, डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं गांव में या कहीं भी, तो टैटू से नाम भी लिखवा लेते हैं, है ना। अब नाम अगर लिखवा लिया, अब वही नाम क्या हो, अब मान लो किसी ने पुराने ज़माने में नाम होते थे खतरनाक, जैसे कालिया नाम है, किसी कालिया भी रख देते थे, कालिया, बूरा और गब्बर, है ना, इस टाइप के नाम, अजीब अजीब से नाम मिलते थे। अब वही नाम अगर मान लो उनके, अगर उन्होंने छपवा लिया, उनके बच्चों पे जाएं, ठीक है, संतति में ट्रांसफ़र होंगे और फिर संतति से लगातार वो जाते रहेंगे, तो कितना अजीब होगा ना। तो ये ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता, अब मान के चलो जैसे शारीरिक कोशिका विभिन्नता है, किसी कारणवश किसी की एक उंगली कट जाती है, तो ये एक शारीरिक कोशिका विभिन्नता हुई बेटा। अब यही चीज़
बच्चों में, तो वो क्या हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। तो ऐसा होता ही नहीं है। देखो शारीरिक कोशिका वाली जो विभिन्नताएं हैं वो कभी भी संतति में ट्रांसफर नहीं होती हैं, ये हमें याद रखना है। शारीरिक कोशिका विभिन्नता कौन सी है, जो हम अर्जित करते हैं, ठीक है, जो हमें नहीं मिलती हैं पेरेंट्स से, यानी जो आनुवांशिक लक्षणों में नहीं होती है, यानी डीएनए में जिनकी कोई सूचना नहीं होती है, वो इनको हम क्या कहते हैं, उपार्जित लक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उपार्जित लक्षण। तो शारीरिक कोशिका विभिन्नता आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे जनन कोशिका विभिन्नता। तो जनन कोशिका विभिन्नता की अगर बात करें बेटा, तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती हैं, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती हैं। अब कैसे होती हैं, आप गए होंगे मामा के यहाँ पे, ठीक है, मामा के यहाँ पे जब जाते हो तो बहुत से लोग को आपको इंट्रोडक्शन नहीं देना पड़ा होगा आपको, फिर भी उन्होंने पहचान लिया होगा, अच्छा आप उसके बेटे हो। कैसे पहचाना भाई, आपको उन्होंने देखा है, आपके पेरेंट्स को उन्होंने देखा है, तो आपके पेरेंट्स में बहुत सारी जो समानताएं हैं, ठीक है, आपसे और आपके पेरेंट्स में बहुत सारे जो लक्षण एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो आपके पेरेंट्स के लक्षण आप में उन्हें दिखे और बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखे, तभी तो आपसे बोला उन्होंने कि भाई आप उसके बच्चे हो। अगर ये चीज़ें नहीं दिखती क्या वो बोलते, बिल्कुल नहीं बोलते भैया। इसीलिए जो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो जनन कोशिका विभिन्नता क्या है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है। क्लियर। अब जनन कोशिका विभिन्नता पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है, शारीरिक कोशिका विभिन्नता ये ट्रांसफर नहीं होती है। ये दोनों चीज़ें अपने को समझनी थी और आई थिंक समझता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और बहुत सारे इनके एग्जाम्पल हैं, आप खुद सोचिए, ठीक है। अब जैसे जनन कोशिका विभिन्नता वाली अगर मैं बात करूँ तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती हैं, ठीक है, विभिन्नताएं। अब जैसे देखा होगा किसी के पेरेंट्स की आंखें कंजी आंखें हैं तो बच्चों की भी कंजी आंखें होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये लक्षण उभर के कौन सी पीढ़ी में, जैसे 2 पीढ़ी का लक्षण भी कभी उभर के आ सकता है, जैसे आपके मम्मी पापा के नहीं हैं और आपके उसमें जिस परिवार में आप रहे हो उसमें रही हो पहले, तो भी हो जाती हैं। तो इस चीज़ को हम आगे समझेंगे अभी, ठीक है। पहले अपन नॉर्मल इंट्रोडक्शन ही इन चीज़ का ले रहे हैं, ठीक। तो आपको विभिन्नता के प्रकार समझ में आ गए, किस प्रकार की विभिन्नता होती है, विभिन्नता क्या है, ये क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे बेटा जन्म के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। तो जन्म के दौरान विभिन्नताओं का संचयन कैसे होता है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए ना जन्म होता कैसे भैया, जन्म की प्रणाली क्या है, किन के माध्यम से। तो यहाँ हम पढ़ चुके हैं कि भाई जनन जो होता है, पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था आपको, लैंगिक और अलैंगिक जनन 2 टाइप से होता है। अलैंगिक जनन की बात करें तो वहाँ पे एक जीव भाग लेता है, कोई युग्मनज वगैरह नहीं बनता, और अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं कम आती हैं, बहुत ज़्यादा कम होती हैं अगली संतान में। जैसे जनक है वैसा ही लगभग संतान होती है, ठीक, जैसा बेटा वैसा बाप, या फिर जैसा बाप वैसा बेटा, बहुत कम अंतर इनमें रहता है अलैंगिक जनन में, ठीक है। हालांकि ये मनुष्यों में नहीं पाया जाता है, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इसको। अब अगर हम बात करें लैंगिक जनन की, तो ये नॉर्मल प्राणियों जीव जंतुओं में पाया जाता है और इसमें युग्मनज का भी निर्माण होता है। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं और इसमें विभिन्नताएं काफ़ी रहती हैं, ठीक। अब ये जो विभिन्नताएं हैं जन्म के दौरान जो संचित होती हैं, इनसे अपने को क्या लाभ है, लाभ समझ लेते हैं भाई, ठीक। अब मान के चलो कोई जीवाणु है, ठीक, वो उसको लैंगिक जनन से उसका जन्म हुआ। अब जीवाणु मान लो एक प्रजाति पूरा ले लो, स्पीसीज है, उसके बहुत सारे जीवाणु रहेंगे। अब उनका जन्म जो लैंगिक प्रणाली से हुआ तो उनमें विभिन्नताएं काफ़ी रहेंगी। अब अचानक से क्या हुआ, वातावरण गर्म हो गया, ठीक। अब जो जीवाणु टेम्परेचर के अनुकूल अपने आप को कर लेंगे, यानी उनमें जो विभिन्नताएं ऐसी आ जाएंगे कि वो टेम्परेचर को सहन कर सकें, अपने को अनुकूल बना लें, तो वो तो जीवित रहेंगे, बाकी सारे क्या होंगे, मर जाएंगे ना। तो विभिन्नताओं के लाभ हमें बहुत होते हैं और विभिन्नताओं से ही धीरे धीरे जैव विकास हुआ है। इसको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है यही चैप्टर हमें समझाएगा, ठीक है। जैसे बहुत सारी कहानियां सुनते हैं कि जीवन की उत्पत्ति ऐसे हुई, ये हुआ वो हुआ, साइंटिफिक तरीके से हम समझेंगे इस चैप्टर में जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई आगे चल के। तो जन्म के दौरान विभिन्नताओं का संचयन किस तरह से होता है, विभिन्नता के लाभ हमने समझ लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है आनुवंशिकी, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, ठीक। ये बेसिक चीजें थी जिनको हमने पढ़ा।
अब आनुवांशिकी पढ़ेंगे हम। अच्छा, आनुवांशिकी से पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे अगर करूं, जैसे मैं कहूं ए कोई प्रजाति है जिसमें 10% लक्षण है और बी में 60% लक्षण है और ये अलैंगिक जनन इनमें हुआ है। मतलब ये अगर क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने अलग से नहीं बनाया, ये एक प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक से ही है, इस टाइप का दे रखा है। यानी अलैंगिक प्रजनन अगर होता है और अलैंगिक प्रजनन द्वारा ए जीव जो उत्पन्न हुए हैं उनमें जैसे 10% लक्षण हैं और बी के 60% लक्षण हैं, ठीक। तो अब ये आप बताओ कि ए पहले आया होगा या बी, ठीक। ए पहले आएगा या बी? अलैंगिक जनन है। देखो अलैंगिक जनन में मैंने पहले ही बता दिया था विभिन्नताएं बहुत कम होती हैं। अब जिसमें ज़्यादा लक्षण होंगे वो क्या होगा, पहले उसकी उत्पत्ति होगी उस प्रजाति की, तभी तो है ज़्यादा लक्षण, क्योंकि इसमें विभिन्नताएं बहुत कम होती हैं। तो सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई होगी, बी की, ठीक है। जैसे मान लो कोई तीसरा है, यहाँ पे तीसरा मैं ऐसे सी कह दूँ या फिर इसको कुछ नाम दे दूँ, मान लो ऐसे स्टार टाइप का मैंने बना दिया ये। अब ये मैंने अब इसी की प्रजाति ये ए है और इसी की बी है, ठीक। तो अब बी जो है, बी में 60% लक्षण हैं इसके और इस ए में है 10%, ठीक। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कौन सी प्रजाति का जन्म पहले हुआ होगा, मतलब ये, तो यहाँ पे रहेगा बेटा आपका बी, ठीक। बाकी नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे बेटा आज, ठीक है, जिससे आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन आंसर भी नोट्स में दे रखे हैं, ठीक है, और आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो हम आनुवांशिकी पे आते हैं फिर, ठीक। तो आनुवांशिकी क्या है बेटा, ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आनुवांशिकता के नियम एवं आनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों के बारे में हम पढ़ते हैं। आनुवांशिकता के नियम क्या हैं, ठीक है, और आनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ते हैं, किसमें, आनुवांशिकी में। क्लियर। अब आनुवांशिकता है क्या बेटा, देखो जनक जो जीव होते हैं, कौन, जनक मतलब पेरेंट्स, जनक जीव। अब जनक जीव हैं तो जनक जीवों से मैंने आपको पहले ही बताया था लक्षण किस में ट्रांसफर होते हैं, संतति में ट्रांसफर होते हैं ना। तो जनक जीवों से, ठीक, जो संतति में लक्षणों का ट्रांसफर होता है या फिर हम कहें संचरण होता है, यानी जनक से यानी पेरेंट्स से जो लक्षण किस में जाते हैं बेटा, जनक में जो जाते हैं, ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। अब अगर बात करें आनुवांशिक लक्षण कौन है, जो पेरेंट्स से, मतलब या फिर हम ऐसे कह लें जो पेरेंट्स से किसमें, संतति में या फिर जनक से संतति में जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हाँ भाई, आनुवांशिक लक्षण या फिर वंशानुगत्य लक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वंशानुगत्य लक्षण। अब जैसे मान लो आपके जैसे कान हो गए या बाल हो गए, जैसे पेरेंट्स के बाल हैं वैसे ही हमारे भी बाल होते हैं, या उनकी स्किन जैसी है वैसे ही हाथ वगैरह, क्योंकि जन्म होता है तो जन्म के उपरांत तो हमें नहीं पता चलता है, लेकिन अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो आपने देखा होगा तो वहाँ पे बातें करते हैं आपस में, अच्छा इसके हाथ उसमें गए हैं या पैर वैसे हैं, मम्मी के जैसे हैं, पापा के जैसे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं, ठीक। तो बेटा आज हमने पढ़ा विभिन्नता क्या है, विभिन्नता के प्रकार क्या हैं और विभिन्नताओं का संचयन किस तरह से होता है, इनके लाभ क्या हैं, आनुवांशिकी क्या है, आनुवांशिकता क्या है और आनुवांशिक लक्षण। अच्छा, आनुवांशिकी क्या है ये हमने समझा। अगर मैं ये कहूं कि आनुवांशिकी के जनक कौन है, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का, ठीक है, और कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार है, आनुवांशिकी के जनक कौन है, तो कौन है, ग्रेगोर जॉन मेंडल। कौन है आनुवांशिकी के जनक, ग्रेगोर जॉन मेंडल हैं। अगर किधर गया, कौन, मेंडल। अच्छा, इन्होंने किस पर प्रयोग किए थे, मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। अगर अच्छा इनके एक चीज़ और, हम इनके जन्म के बारे में समझ लेते हैं, इनका जन्म कब हुआ था, तो इसको वैसे एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता। 22 जुलाई 1822 ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था और ये चर्च में क्या थे, पादरी थे। वहीं पर इन्होंने मटर के पौधों को ऑब्जर्व किया तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पौधे पुष्प वगैरह उन्हें दिखे, तो फिर उन्होंने वहीं पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया और बहुत सारी चीज़ें मटर के बारे में हमें इन्होंने जानकारियाँ दी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था विभिन्नता और सब चीज़ के बारे में, और मेंडल
को आपको ध्यान रखना है, आनुवांशिकी के जनक हैं ये, ठीक है। और मटर की अगर मैं बात करूं बेटा, तो मटर का वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखना है, क्या होता है? पाइसम सटाइवम। क्या होता है मटर का वैज्ञानिक नाम? पाइसम सटाइवम। नाम अपन लिख लेते हैं, पाइसम सटाइवम, ठीक है। ये आपको बेटा याद रखना है। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम है मटर का, एक मिनट, वैज्ञानिक नाम, ठीक, इंपॉर्टेंट है। और ये आनुवांशिकी के जनक की अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है मेंडल, ठीक। 22 जुलाई 1822 है और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो मटर के पौधे पर किए थे, ठीक। इतनी चीज़ें आपको बेटा याद रखनी है और नोट्स आपको डाउनलोड कर लेने हैं। एक बार वीडियो देखें, फिर नोट्स पढ़ें, फिर एक बार आप सेकंड यानी डबल की स्पीड पे वीडियो देखें, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।